जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, गया लोकसभा सीट के समीकरण को जानने के लिए चर्चा करना जरूरी है कि आखिरकार गया लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव में दो कैंडिडेट आमने सामने में हैं। जहां एक तरफ जीतनराम मांझी जो कि हम पार्टी के संरक्षक हैं, एनडीए की तरफ से हैं, तो दूसरी तरफ से कुमार सर्वजीत को आरजेडी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि गया लोकसभा सीट में किसका पलड़ा भारी है। इससे पहले जीतनराम मांझी 3 बार वहां से किस्मत आजमा चुके हैं गया से। तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। 2024 में फिर से एक बार जीतनराम मांझी लोकसभा जाने की तैयारी में है। इस बीच इन तमाम मुद्दों पर जानने के लिए कि किस मुद्दे के साथ जीतनराम मांझी 2024 में उतरने वाले हैं, क्या कुछ गलती रहा पिछले 10 सालों में जो लोकसभा में उनको हार का सामना पड़ना, इन तमाम चीजों पर जानकारी के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव हम पार्टी के जुड़े हैं सुनील कुमार चौबे जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है, लोकसभा चुनाव का आगाज तो हो ही गया, नॉमिनेशन भी आपके कैंडिडेट ने कर दिया है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको गया लोकसभा सीट पर अभी? देखिए, सबसे पहले हम आपके माध्यम से गया लोकसभा के तमाम मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप जहां तक हमारी आवाज सुन रहे होंगे, जहां तक लोग आपके माध्यम से जान रहे हैं, इस बार की लड़ाई गया लोकसभा में पहले तो हम लोग समीकरण के आधार पर लड़ाई लड़ा करते थे, लेकिन इस बार की लड़ाई कोई समीकरण के मायना नहीं रखता, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मांझी साहब एक ही नारा दिए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। आज हम वहां के जो मतदाता हैं उनको आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि गया लोकसभा में यह चुनाव सांसद बनने की नहीं है, यह लड़ाई मंत्री बनने की नहीं है। जो गया का इतिहास है, धरोहर इतिहास जानते हैं लोग, जो चाहे वहां चाणक्य हुए, गौतम बुद्ध हुए, जरासंध हुए, और तो और विष्णु जी की भी वहां जो उत्पत्ति हुई है, विष्णु जी भी वहां जब रहे हैं, तो गया एक ऐतिहासिक जगह है। और उस इतिहास की धरती पर दशरथ मांझी जी जैसे लोग भी हुए, तो वहां का संदेश पूरे दुनिया में जाता है। इसलिए वहां के मतदाताओं से हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इस बार की लड़ाई सांसद चुनने का नहीं है, इस बार की लड़ाई एक आइकॉन चुनने का है। आइकॉन का मतलब होता है कि हम आजादी के बाद से 1952 के लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक जब भी चुनाव हुए हैं, हम सांसद जरूर चुने हैं, लेकिन सांसद के साथ हमारा उपकार नहीं हो सका है। पहला बार कोई एक ऐसा नेता उस क्षेत्र से अभी अपना आइकॉन दिए हैं कि हमारी लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच में है, और हम गरीबों को उद्धार करने के लिए, गरीबों को आगे लाने के लिए हम यह लड़ाई मैदान में उतरे हैं। तो इस बार जो हमने देखा, जैसे कि आपने बता रहे थे कि पहले 3 चुनाव हमारे मांझी साहब लड़ चुके हैं, तो पिछला बार हम जरूर कहते हैं कि 3 चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, लेकिन वहां की जनता इस बार नहीं समझ सका था और मांझी जी को भी एक हल्का नजर से देखता था, वो भी अब सांसद के रूप में देखता था। लेकिन अब वहां की जनता को यह विश्वास हो गया है कि अब की सांसद नहीं, बल्कि हम एक ऐसा धरोहर चुन रहे हैं जो पूरे बिहार ही नहीं, गया ही नहीं, औरंगाबाद ही नहीं, पूरे भारत में गरीबों की आवाज बनने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से वहां की जनता को कि आप याद कीजिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का जब निर्माण हुआ था और मांझी जी ने यह दिखाया था कि जब वह गरीबी के दर को ठोकर खा करके और जब इस जगह तक पहुंचे थे, तो उनके मन में यह बात नहीं था कि हम किस जात के नेता हैं, उनके मन में यह बात था कि हम गरीबों के नेता हैं। और इसका उदाहरण जब पार्टी बनने का शुरुआत हुआ था, तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सबसे पहले उन्होंने आवाज लगाया था कि पूरे इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को, स्वर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए गरीबी के नाम पर। और इसका आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्वीकार किया, और आज के डेट में स्वर्ण गरीबों को भी आरक्षण मिलने का काम किया गया है। तो जब हम देखें कि अगर उनकी आवाज पर सभी गरीबों को समान न्याय मिल सकता है, तो इसलिए हम आपके माध्यम से वहां के मतदाताओं के कहते हैं कि आइकॉन के सवाल है। और यहाँ के मतदाता इस बार नरेंद्र मोदी जी के जो नारा है कि अब की बार 400 पार, तो हम लोग ने उसको जोड़ दिया है कि अब की बार 400 पार और 4 जून गया औरंगाबाद 4 लाख पार।
4 लाख पार का दावा कर रहे हैं, 400 का पार का दावा कर रहे हैं। मुद्दा क्या होगा सुनील जी? जैसा आप जान रहे हैं कि एक तरफ जो आरजेडी है, महागठबंधन है, उनका साफ कहना है कि अब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, धर्म जात की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ जो है वो राम मंदिर और तमाम ऐसे मुद्दों पर आकर के जो है मुद्दा टिकाने की कोशिश एनडीए की तरफ से है। कैसे उसका जवाब आप देंगे? देखिए, राजद का जो काम है वो कहता है कि हम रोजगार की बात करते हैं, तो हम किसी नेता और किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन यह बात हम राजद के नेताओं को गिरबान में झांकने की बात करते हैं कि आपने श्रीमान 1990 से सरकार में थे, उस समय आपका रैली हुआ था लाठी भंजावन तेल पिलावन, और न जाने कई एक नारा दे करके, और जो शिक्षा की बात करने का जो अमूलचूल परिवर्तन लाने की बात करते हैं, तो उनका व्यवस्था था चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय से क्या बच्चों का भविष्य सुधर सकता है? और दूसरी चीज, जब वो आज के डेट में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में और जब शिक्षक भर्ती की जब बहाली हुई, तो आप देखे हैं कि बिहार के बच्चों को किस तरह से नजरअंदाज करा करके और पूरे भारत के लोगों को यहाँ ला करके खड़ा कर देना और कहना कि हम रोजगार को सृजन करते हैं, यह थोथी दलीली है। दूसरी चीज है कि अगर राम मंदिर की बात करते हैं और जो हम लोगों का कहा जाता है कि राम के नाम पर, तो निश्चित तौर पर चाहे जितनी भी पार्टियां बनी हो, जो भी पार्टी काम करता है, तो उसके अंदर मन में एक टीस होता है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम राम राज्य लाएंगे। अब इसका हम लोग उदाहरण नहीं देते हैं, इसका हम लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि अगर आजादी मिली तो भारत में राम राज आएंगे। तो राम की कल्पना और राम राज लाने की बात करना, यह बात सिखाता है कि राम कोई साधारण पुरुष होकर के भी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बना जा सकता है। इसलिए राम के नाम पर वैसे ओछी टिप्पणी करने वाले को हम लोग नजरअंदाज करते हैं, उन पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करना चाहते। और जहां तक मैंने कहा कि हमारी मुद्दा, आप देखिए गया में एक तरफ सुखाड़ से भरा पड़ा गया था, लेकिन आदरणीय मांझी साहब को जब 9 महीना का मुख्यमंत्री काल मिला था, तो उस 9 महीना के मुख्यमंत्री काल में आप उठा के देख लीजिए, को यह कहा जाता था कि नदी है लेकिन पानी नहीं है। तो आप याद कीजिए, यह मिशन गंगा से पानी ला करके फल्गु में गिराना, यह मिशन अगर किसी का था तो आदरणीय नेता हमारे जीतन राम मांझी साहब का था। और उतना ही नहीं, नहरों की जो व्यवस्था, वहां तक पानी पहुंचाना, चेक डैम बनवाना। और आप देखे हैं पिछले बार जब हम सरकार में थे एनडीए की, तो हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने जब लघु सिंचाई मंत्री बनने का काम किया था, तो गया के क्षेत्र में लघु सिंचाई के माध्यम से कई परियोजना को स्वीकृत करा करके वहां पानी देने का बात किया है। और दूसरी चीज हम आपके माध्यम से यह बताएं कि हम लोगों का जो सोच है कि हम गरीबी से मुक्ति तभी पा सकते हैं जब छोटे छोटे तबकों को हम आगे ला सकते हैं। तो छोटे छोटे तबकों को लाने के लिए मांझी साहब कर्तव्य एकदम पूरा अडिग है। आप देखिए, मांझी साहब ने एक बात और रखा कि कैसे छोटे लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे वहां गया के दशरथ मांझी जी, और तो और श्री कृष्ण सिंह जी, हम लोगों की पार्टी गया के धरती से चल करके दिल्ली तक गया, और दिल्ली में जाने के बाद उसका जाने का पद यात्रा का एक ही उद्देश्य था कि हम गरीब लोगों को आगे बढ़ा करके उनको राष्ट्रीय भारत रत्न के साथ सम्मानित कराया जाए। तो जो हम लोगों ने मांग रखा था, हमारे नेता ने मांग रखा था, और उस मांग की पूर्ति अभी एक लोगों को मिला, जिसमें कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। लेकिन अभी भी हम लोगों का यह सबसे बड़ा मांग है, और नेता पर यह विश्वास है कि अगर नेता आज हमारा वहां से बनते हैं, हमारे वहां से जीतते हैं, तो हम दशरथ मांझी जैसे लोग, लौंगी भुइयां जी जैसे लोग, जिन्होंने एक तो पहाड़ काट के रास्ता बनाने का काम किया, और एक लौंगी भुइयां जो अपने बलबूते पर माइनर खान करके और गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया। तो हमारे मांझी साहब उस तरह के नेता हैं कि सरकार के साथ साथ जनता के बीच में रह करके भी काम करते हैं। वैसे लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह हमारी के जो वहां के प्रत्याशी हैं सुनील जी, वो दावा कर रहे हैं कि अब तक जो काम जनता ने देखा है, उस काम के भरोसे इस बार आरजेडी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में तो निश्चित तौर पे आ ही जाएगी, और 40 का जो दावा कर रही है एनडीए, उसका दावा फेल होने वाला है।
कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहला तो हमें बात बता दें कि आरजेडी का यह दावा सरासर गलत है। हम तो समझते हैं कि 40 सीट में वह एक सीट भी कहीं से खाता खोलने नहीं जा रहा है। यह उनका दिव्या स्वप्न रह जाएगा। और एनडीए के लोग इसलिए नहीं कि एनडीए के लोग में आ गए हैं और एनडीए के लोग वोट करना चाहते हैं। जन जन की एक ही आवाज है, पूरे बिहार की जनता के ही नहीं, पूरे देश की आवाम एक है कि हमारा अगर नेता चुने जाते हैं तो हम भारत के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करेंगे। और वह स्थापित सिर्फ भारत का गौरवान्वित नहीं करता है, पूरे विश्व में डंका बजाने की अगर कोई चेष्टा करता है तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसका हम लोग अगुवाई में, उनके अगुवाई में हम लोग उनको समर्थन के लिए खड़ा है। और इस स्तर पर देख लीजिए कि जिसकी तुलना ही किसी से नहीं किया जा सकता है, तो कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजद का यदि बिहार में खाता खुल जाए यही बहुत ज्यादा ढेर है। ये बताइए कि सीटों का बंटवारा तो एनडीए में हो ही गया 40 की 40 सीटों में, लेकिन हम पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलना, क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं पार्टी को कम आंका गया है। आपके माध्यम से लोगों को यह जानकारी देना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अभी हम लोग छोटे स्तर की पार्टी बने। हम देख रहे हैं कि जब बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी पार्टी कांग्रेस, जिसको कि पूरे भारत में कईयक मुद्दा तक सरकार चला, कईयक वर्षों तक सरकार में रहे, जिनके कल्पना किया जा सकता है कि 70 साल के लोग आवाज देते हैं, तो जब वैसे पार्टी बिहार में लॉलीपॉप के तौर पर जानता है और 2 सीट 4 सीट 5 सीट 6 सीट पर आकर सिमटने का प्रयास किया जाता है उनके गठबंधन में, तो हम तो एक हैं। और आपके माध्यम से यह बता दें कि हम भारतीय कल्चर को मानने वाले लोग हैं, भारत की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो हम जब भी कहीं गांव में जाते हैं तो हम जब किसी को प्रणाम करते हैं अपने संस्कार के मुताबिक, तो हमारे माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सब यही कहते हैं कि जा एके 21 होइया। तो आज अगर हमारी कल्पना एक का है तो हम बच्चे बड़े जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम 21 की कल्पना करते हैं। आने वाला दिन में निश्चित तौर पर हम 21 51 भी हो सकते हैं। इसलिए हमको एक सीट मिलने का मलाल नहीं है, हमको यह है कि हम ऐसे सशक्त बन के उभरे कि एक ही 51 का स्तर पर हम लोग काम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी। तमाम सवाल पर लगातार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। गया लोकसभा सीट के समीकरण की बात कर रहे थे, कितना बड़ा चैलेंज जो है हम पार्टी के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को मिलने वाला है, क्या कुछ दावा है वो कर रहे हैं काम काज को लेकर के। गया लोकसभा सीट पर जो विकास की धारा बहनी चाहिए उसमें मांझी जी अगर जीतते हैं तो कितना बड़ा योगदान देंगे। तमाम सवालों का जवाब सुनील चौबे जी ने दिया है। देखना ये होगा कि गया की जो जनता है वो क्या पसंद कर रही है, और जो 19 अप्रैल को पहले चरण की मतदान होनी है उसमें वो किसके लिए वोट कर। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और लगातार हम इन खबरों पे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।